नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी एक बार आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के मध्य में लेकर के पुनः से आ चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, एलटी, डी ट्रिपल एसएसबी, जीआईसी, जीडीसी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। सेशन को आप सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम लोग बगैर किसी इंतज़ार के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास, कालिदास, कबीरदास, भवभूति। शरत चंद्र जी ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, व्यास कवि के बाद में रविंद्रनाथ को सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। किसने? शरत चंद्र जी ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनूदित रचना नहीं है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना अनूदित नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी। ये जो सती प्रताप है ये कैसी है? मौलिक है। और विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र ये मौलिक रचना है। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये अनूदित नाट्य रचनाएं हैं। और सती प्रताप 1883 ईस्वी ये मौलिक नाट्य रचना है। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की नाट्य रचनाओं को जानते हैं। अनूदित हैं धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, रत्नावली आदि। मौलिक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी इत्यादि। सती प्रताप भारतेंद्र द्वारा रचित अपूर्ण नाटक है। कैसा है ये? अपूर्ण यानी कि अधूरा नाटक है, जिसके बाद में क्या है राधा कृष्ण दास जी पूरा करते हैं और रामविलास शर्मा लिखते हैं। चंद्रावली भारतेंद्र की आत्मा का ही प्रतिरूप है। चंद्रावली के माध्यम से भारतेंद्र ही अपने आराध्य देव के प्रति अपना प्रेम निवेदन करते हैं। ये कौन कहता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र इनमें से कौन है? आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी स्त्री पात्र है झूठा सच उपन्यास की। तो पूरनदेई है, शीलो है और भागवंती। पूरनदेई, शीलो, भागवंती ये तीनों जो है झूठा सच उपन्यास की क्या है? स्त्री पात्र है, यानी BDE। और आपका सही जवाब कौन सा है? विकल्प डी माना जाएगा, कूट के रूप में। झूठा सच यशपाल जी के द्वारा रचित उपन्यास जो 2 भागों में है, वतन और देश 1958, देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित है 2 भागों में। फिर झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तारा, कनक, उर्मिला, शीलो, कांता, भागवंती, शीलो की माँ अमृता, गुरटू, ब्रह्महड़ी, पूरनदेवी, कनक की माँ मनसा बुआ, वीरूमल की माँ कौला नाउन, पीतो, करतारो, पुष्पा, खूह वाली माई, ज्ञान देवी इत्यादि। ये सब स्त्री पात्र हैं झूठा सच के। फिर इसके पुरुष पात्रों को हम लोग देखते हैं, जयदेवपुरी, असद, डॉक्टर प्राणनाथ, विश्वनाथ सूद, महेंद्र नैयर, सोमराज, राम जॉय, मास्टर राम लुभाया, रतन, लाला सुखलाल साहनी, सुरेंद्र कौर, नरेंद्र सिंह, अविनाश, दौलू मामा, खुशहाल सिंह, टीकाराम, मसूद, पंडित गिरधारी लाल और जगदीश चंद्र, प्रवीण, बीरूमल बाबू, गोविंद राम। ये सब पुरुष पात्र हैं झूठा सच उपन्यास के। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र इनमें से कौन कौन से हैं? आप लोगों को बताना है। आपका बंटी उपन्यास है और इसके बाल पात्र कौन कौन से हैं? तो जोत है इसका बाल पात्र, और अमी है इसका बाल पात्र, और कौन है?
इसके साथ में जो है ये T2 है, जोत, अमी और T2 ये इसके बाल पात्र है, यानी B, C और D। तो आपका कूट कौन सा माना जाएगा? विकल्प डी उत्तर होगा। और मन्नू भंडारी, ये उपन्यास किसका है? यानी मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें माता पिता के दाम्पत्य संबंध, विच्छेद और तलाक के परिणाम स्वरूप बंटी नामक बच्चे के बालपन पर पड़े प्रभाव का चित्रण किया गया है। आपका बंटी उपन्यास के पात्रों को हम लोग देखते हैं। बंटी, अजय, शकुन, डॉक्टर जोशी, फूफी, वकील चाचा, मीरा, शानो, टीटू, कुन्नी, हीरालाल, विभू, दीपा आंटी, अमित, मिस्टर वर्मा, बंशीलाल, फिर है चीनू, बहादुर, प्रमीला, जोत, मिसेस सक्सेना, चाची अम्मा। बंटी का स्कूली नाम क्या था? अरुण बत्रा। क्या नाम था स्कूली नाम? अरुण बत्रा। बंटी के पिता का नाम क्या है? अजय बत्रा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखते हैं, यानी सही बातों को हम लोग देखना है। माता दीन चांद पर फरार आदमी को पकड़ने गए थे, गलत बात है। अगला है, माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था, तो ये बात सही है। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ था। फिर अगला है, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा, ये भी बात सही है। फिर अगला है, चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, ये बात सही है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी थी, ये क्या है? गलत है। तो आपका BCD सही है, और BCD किस में है? विकल्प बी में। यही कूट आपका उत्तर के रूप में ठीक माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित, ये क्या है? व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसी है? व्यंग्यात्मक कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। शानदार प्रश्न आपके सामने है। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है, ये बात जो है गलत है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्त करती है, इसको आप सब लोग पढ़े होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। टोकरी भर मिट्टी कहानी असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्त करती, ये बात सही है। फिर अगला है, धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगत पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगत पर आधारित है। फिर अगला है, राही कहानी गांव शहर पर केंद्रित है, ये बिल्कुल गलत है। और अगला है, कानों में कंगना कहानी तत्कालीन सामंती परिवेश और वैश्या के प्रति टकराहट पर आधारित है, तो ये सही है। कानों में कंगना कहानी तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रेम की टकराहट पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर इसमें क्या माना जाएगा? BCE यानी विकल्प सी आपका कूट उत्तर के रूप में सही माना जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लेखक माधवराव सप्रे हैं। इसका प्रकाशन काल 1901 में हुआ है। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसको? एक टोकरी भर मिट्टी को। फिर धुलाई वाली कहानी की लेखिका बंगबाला घोष, राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ। राय कृष्णदास ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसने? राय कृष्णदास ने धुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानी है। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र कृत वातायन कहानी संग्रह में है। किसमें है? वातायन कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह कहानी संवादात्मक शैली में रचित है। इस कहानी में एक गरीब बच्चे का चित्रण किया गया है जो सर्दी से मर रहा है। राही कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें गरीबों की पीड़ा का वर्णन है। इस कहानी में, राही कहानी में किसका चित्रण है? गरीबों की
पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला है अंधेर नगरी नाटक के संबंध में विचार व्यक्त कीजिए, यानी सही पर आपको ध्यान देना है, बताना है कौन सही है, इसमें कौन सा गलत है। तो हम लोग देखेंगे महंत जी गोवर्धन दास नारायण दास के गुरु हैं। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं, ये बात सही है। अगला है अंधेर नगरी की पहले अंक का स्थान बाजार है क्या, तो ये जो है बात गलत है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। फिर है इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, क्या ये सही है, तो ये ठीक है। तीसरे अंक का स्थान क्या है, जंगल है, यानी ये सही है। फिर क्या है, इसके पाँचवें अंक का स्थान शमशान है, ये गलत है। यानी ए, सी और डी ये तीन बातें सही हैं और आपका किस में है, ये विकल्प ए में उत्तर माना जाएगा। फिर है अंधेर नगरी, यह अन्योपदेशिक नाटक है। इसके अनुकरण पर विजयानंद ने महा अंधेर नगरी नाटक लिखा है और देवदत्त शर्मा जी ने अति अंधेर नगरी नाटक लिखा है। ये नाटक 6 दृश्यों में विभक्त है। कौन सा, अति अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महा अंधेर नगरी विजयानंद और अति अंधेर नगरी देवदत्त शर्मा का नाटक है। फिर आपका प्रश्न है भारत दुर्दशा के संबंध में विचार करना है, सही गलत कौन सा है। तो सबसे पहले है भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लह जग शिक्षित, ये पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। तो ये बात क्या है, इस प्रश्न के विषय में गलत है। अगला देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ है, तो ये बात जो है सही है। अगला है इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है, ये गलत है। फिर है अगला जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। जागो जागो रे भाई, इस गीत को राग चैती गौरी में करने का निर्देश नाटककार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये बात जो है सही है। अगला है भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है, ये भी सही है। यानी नाट्य रासक की संज्ञा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे दी है, तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प डी, बी, डी ही सही है इसमें। प्रकाशन 1880 में और भारतेंद्र ने इसे नाट्य रासक की संज्ञा दी है। अगली बातें, बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है, आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। भारतेंद्र ने इसे देश वत्सलता का नाटक कहा, यह भी बात इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे 1875 में रचित माना है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और भारतेंद्र ने इसे लास्य रूपक कहा है। सभी तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस नाटक पर संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। इस नाटक के अंत में यवनिका यानी जवनिका का प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है अंधा युग के संबंध में कथनों पर विचार करना है, सही गलत आपको बताना है। तो क्या है, इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृत कुंठा, वैयक्तिक और सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ये बात सही है। अगला है इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है, गांधारी कृष्ण को शाप देती हैं, ये गलत बात है। अगला है इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है, ये सही है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते, ये भी सही है। ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते, ये सही है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है, ये बात गलत है। तो आपका सही कौन कौन सा है इस प्रश्न के लिए, ए, सी, ई 3 विकल्प सही है और ए, सी किसमें विकल्प में यही आपका उत्तर है। अंधा युग ये जो है धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, लिखा गया 1954 में, प्रकाशन है 1955 में किया गया है इसका प्रकाशन। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है नाखून क्यों बढ़ते हैं के विषय में विचार करना है, आपको देखना है सही गलत क्या है। सबसे पहले है कुछ लाख वर्षों की बात है जब हम मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था, उसे नाखून की ज़रूरत थी। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी, तो ये बात जो है सही है। अगले कथन को देखते हैं, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ,
ये उसकी भयंकर पाशवी व्रत के जीवन प्रतीक है, ये बात सही है, यानी ये भी सही है। अगला है, वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, ये बात गलत है। अगले कथन को देखते हैं, समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया, ये बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता, ये भी जो है सही है। अगला है, विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को, ये बात गलत है। तो आपका ए बी डी 3 बातें सही हैं। ए बी डी किसमें है? विकल्प ए में, यही आपका उत्तर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था, ये बात गलत है। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के लिए प्रेरणा ली थी, ये बात जो है क्या है? सही है। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के लिए प्रेरणा ली, ये बात सही है। फिर अगला है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला है, ये बात क्या है? गलत है। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था, ये बात सही है। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। अगला कथन है, यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, ब्रजलाल गुप्त थे, ये भी बात सही है। तो आपका बी डी ई 3 बातें सही हैं। बी डी किसमें है? विकल्प डी में, यही आपका उत्तर है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा श्रृंखला की जो है प्रथम रचना है, प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही गलत कौन से हैं आपको बताना है। सबसे पहले है, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे, ये बात सही है। दूसरा है, इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है, गलत है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से जुड़े हुए हैं। अगला है, इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो कि चित्रकारी करती है, ये बात गलत है। कोई स्मृति नाम की स्त्री नहीं है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है, ये बात सही है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो ए सी ई 3 बातें सही है, ए सी ई। और आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी कूट सही माना जाएगा, ए सी ई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। फिर स्मृति की रेखाएं के पात्र कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया, ये सब इसके पात्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हम लोग इसमें क्या सही गलत है। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है, गलत बात है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग निर्मित की गई है, ये बात सही है। पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग निर्मित की गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है, इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया, गलत बात है, कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीय चित्रण है, लाल फीताशाही का अमानवीय चित्रण इसमें किया गया, ये भी सही है। तो यानी ए, इसमें कौन सा सही है? बी सी ई 3 बातें सही हैं, कूट ए आपका उत्तर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग।
अगला प्रश्न है आपका सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। उच्चारण स्थान और जो है ध्वनियों के बारे में हम लोगों को देखना है, किसका उच्चारण स्थान किससे है। ध्वनियाँ दी गई हैं, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है तालव्य। तो तालव्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं? वो है आपका चा छा जा झा, ये तालव्य ध्वनियाँ है। फिर मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? टाठा डा ढाड़ा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा गा घांघा। और ला सा ना हा, ये सब कैसी वर्त्स ध्वनियाँ हैं। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है और कूट उत्तर के रूप में विकल्प डी इसमें आपका सही माना जाएगा। ताल द्वारा उच्चारित होने के कारण इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। याशा को भी तालव्य वर्ण माना जाता है। मूर्धा द्वारा उच्चारित होने के कारण मूर्धन्य कहते हैं और रा और शा को भी मूर्धन्य माना जाता है। कंठ से उच्चारित होने के कारण इसे कंठ वर्ण कहते हैं। हा और विसर्ग को भी कंठ माना जाता है। और जिह्वा के अग्रभाग या जिह्वा के नोक के द्वारा, जिह्वा के अग्रभाग जिह्वा के नोक के द्वारा दांतों या मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने के कारण इसे वर्तश कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी आलोचनात्मक निबंध हैं और उनके लेखक नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सा निबंध किसका है। सबसे पहले कौन सा है सबसे पहले? मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, ये किसका है? तो ये निबंध है शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का है ये, मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष, आप लोग जानते हैं, ये जो है मुक्तिबोध जी की रचना है। किसकी है? मुक्तिबोध जी की रचना है। फिर भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये जो है नेमिचंद्र जैन की रचना है। किसकी? नेमिचंद्र जैन की रचना है भारतीय रंग दृष्टि की खोज। और कवि के बोल खरग हिरवानी, ये रचना किसकी है? विजय देवनारायण शाही जी की है। कवि के बोल खरग हिरवानी। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है। हम लोग आगे देख लेते हैं। विकल्प डी आपका सही है। यहाँ पर पुनः देख लेते हैं। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की रचना है। भारतीय रंग दृष्टि की खोज नेमिचंद्र जैन की रचना है। कवि के बोल खरग हिरवानी, ये विजय देवनारायण शाही जी की आलोचनात्मक निबंध यानी रचना है। फिर जो है अगली रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रगति और परंपरा रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रचना डॉक्टर रघुवंश की है। एक भोर जुगनू की नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की रचना है। और ये रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश और एक भोर जुगनू की नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की रचना है। तो प्यारे साथियों, इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और हम जो है आपको मिलेंगे नए सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। कक्षा को हाइप अवश्य करिए आप लोग और मिलते हैं आपको पुनः से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।